Hello students, this is the continuation of part 2 of the same chapter. The chapter is the Mughal Empire. Okay, so here we will study the Mansabdars and the Jagirs. Okay, Mansabdar क्या है, जागीर्स क्या है, उन लोगों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा जो मुग़ल एम्पायर है बहुत ही एक्सपांड कर रहा था, बहुत ही बड़ा हो गया था। तो जैसे ही बड़ा हो गया था तो यहाँ पे तो बहुत सारे लेबर्स और बहुत सारे इंसान को अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि इफ़ेक्टिवली रूल कर पाए किसको, एम्पायर को। इसीलिए मुगल्स लोगों ने दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम द डाइवर्स बॉडीज़ ना। इसीलिए मुगल्स लोगों ने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग जगह के इंसानों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शन कर सके। उनमें से उन लोग थे, उनमें से ईरानियन थे, इंडियन मुस्लिम थे, अफ़गान थे, राजपूत थे, मराठास थे और अदर ग्रुप्स थे। इन लोगों को उन लोगों ने अपने अंदर, अपने पावर के अंदर रखे उन लोग ने इन लोग को कुछ कुछ पोस्ट देना शुरू किया, रिक्रूट करना शुरू किया। ठीक है, तो इसके बाद दोस्त हु जॉइन मुग़ल सर्विस, जो मुग़ल सर्विस को ज्वाइन करेंगे उसे एनरोल करेंगे एज मनसबदार। सी यहाँ पे आ गए ना। और देखो, रिक्रूट तो करेंगे उसने कहा, और जो भी इंसान है, अलग ट्राइब से हो, कुछ भी हो, वो कोई भी हो जो मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट करेंगे, उसे वो लोग क्या करेंगे, उसे वो लोग एनरोल करेंगे अपने कहाँ में, एम्पायर में, एस मनसबदार्स ना। ठीक है, तो मनसबदार क्या है, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा इंसान हु हैड अ रैंक, पोजीशन और मनसब, जिसके साथ क्या होगा, एक रैंक होगा, पोजीशन होगा, जिसको उस पोजीशन को कौन प्रोवाइड करेंगे, उसे मुग़ल से प्रोवाइड करेंगे। कब प्रोवाइड करेंगे, जब वो इंसान मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट करेंगे तो उसे वो लोग मनसबदार के नाम से एनरोल कर देंगे और उसे एक रैंक और पोजीशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल, एक इंसान को बोला है जो क्या होल्ड करेंगे, एक मनसब होल्ड करेंगे, या तो मनसब का मतलब है एक पोजीशन और रैंक। ठीक है, तो मनसबदार क्या है, मनसबदार किसको कह रहे हैं यहाँ, जो इंसान, जो बाकी जो ट्राइब के इंसान थे, उन लोग जब मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट करेंगे उसे मुग़ल लोग मनसबदार एनरोल करेंगे और उसे एक रैंक दे देंगे, एक पोजीशन दे देंगे और एक रैंक दे देंगे। ठीक है, ताकि वो अच्छे से रूल कर पाए। और ये जो मनसबदार है, ये एक क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम मीन्स एक मनसबदार क्या होगा, डायरेक्टर होगा, उसके नीचे जो डिप्यूटी डायरेक्टर होगा, उसके नीचे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ होगा, एम्प्लॉयज़ के नीचे लेबर। ये क्या है, रैंक ना, फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक दिखा रहे हैं। तो इसी रैंक, यही था रैंक, यही है हमारा मनसब। ठीक है, रैंक के हिसाब से वो लोग को पोजीशन दिया जाते हैं ना। ठीक है, इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स क्या करते थे, ये ग्रेडिंग सिस्टम को, मीन्स मनसब सिस्टम को मुगल्स एस्टेब्लिश किए थे। और उन लोगों क्या था, उन इंसानों का रैंक के हिसाब से, उसका सैलरी के हिसाब से, उसका मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उन लोगों को पैसा दिया जाता था, उन लोगों को रैंक और पोजीशन दिया जाता था। किसको, मनसब्स लोग को। ठीक है, इंडिविजुअल को। तो इन कंक्लूज़न, मनसब्स वो इंडिविजुअल इंसान है जिसने क्या किया, मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट किया ना। और उनका जो पोस्ट है, उनका जो पोजीशन है और रैंक है, वो किसके हिसाब से डिवाइड होगा, वो इन तीनों चीज़ के हिसाब से, इन तीनों ग्रेडिंग के हिसाब से डिवाइड होगा ना। किस मनसब का, मनसब मीन्स वो इंसान, एक पोस्ट होल्डर। ठीक है, किस मनसब का पोस्ट इतना है, कौन सा मनसब इसके बाद आएंगे, कौन सा मनसब उसके बाद आएंगे, वो उसके सैलरी के हिसाब से देखेंगे। जिसका ज़्यादा सैलरी तो वो कौन होगा, वो हाईएस्ट मनसब। जिसका लोअर सैलरी वो है लोअर मनसब। मनसब क्या है, एक पोजीशन है, एक रैंक है, जिसे हम ये तीनों
ये तीनों से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइन बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात। ज़ात क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे क्या होते हैं, रैंक और सैलरी डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। और जिसका जितना हायर ज़ात होगा उसका क्या होगा, उसका वो क्या होगा, बहुत ही प्रेस्टिजियस कहलाएगा। जिसका बहुत लोअर होगा, जिसका सैलरी लो होगा, वो लोअर कहलाएगा, ठीक है। और हमारे जो मनसब है जो कि मिलिट्री के लिए स्पेशली तैनात किया गया, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता, दे हैव टू मेंटेन स्पेशल नंबर ऑफ सवार्स एंड कैवलरी मैन। सवार्स मीन्स जो जो घोड़े में जो बैठ के जो चलाते हैं। कैवेलरी मैन और सवार का मतलब है जो हमारे घोड़े में जो सवारी करते हैं ना, उन लोगों को बोलते हैं। सो हमारे जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग के हाथ में भी होते हैं, जो क्या होते हैं, कैवेलरी मैन होते हैं। और कैवेलरी मैन को भी क्या होता है, एक कुछ रैंक दिया जाता है, और जिससे उन लोगों का काम क्या है, जो कैवेलरी मैन है, जो सवारी है, जो सवार करते हैं घोड़े पे, उसको मेंटेन रखना, ठीक है। तो जिस मनसबदार को कैवेलरी मैन को जो अच्छे से रखने के लिए इंचार्ज दिए थे, उसे क्या करना पड़ता है, उसे हर समय समय में अपने जो हॉर्स है उसे ब्रांड करने आने पड़ते थे, कहाँ में, मुग़ल दरबार में, ठीक है। मुग़ल दरबार में दिखाना पड़ता है कि ये घोड़े ठीक है ना, ये सब दिखाना पड़ता है। और उसके बदले जितने घोड़े दिखाएंगे उसके बदले उसे क्या दे देते हैं, दे यूज़ टू पे मनी देम एज सैलरी ना। तो जिसके जितने जो घुड़सवार है, जितने भी कैवलरी मैन हैं, उसे एक मनसब क्या करते हैं, उसके अंदर में टेक केयर करते, और समय आने पर उन घोड़े और उन कैवलरी मैन को उन लोग जो मुग़ल दरबार में लाते हैं, लाने के बाद उन लोग देखते हैं कि घोड़े कैसे हैं। अगर घोड़े ठीक है तो उस घोड़े के उसे पैसे दिया जाएंगे, उस घोड़े का मेंटेनेंस के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। तो ये सब मेंटेनेंस उन लोग करते थे, ठीक है। सो जो मिलिट्री मनसबदार रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग का क्या है, वो लोग का ये काम है कि वो लोग घुड़सवारी और कैवलरी मैन का ख्याल रखें और घोड़ों का ख्याल रखें। अगर घोड़ा ठीक है तो उसे पैसे दिए जाएंगे, घोड़े ठीक नहीं है तो उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरीज। मनसबदार को क्या होता है, वो लोग का सैलरी दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है किन चीज़ का, जहाँ जिस जगह में उन लोगों को असाइन करके रखा होता है। मीन्स मनसबदार, जो कुछ मनसबदार ऐसे भी होते हैं उसे सैलरी दिया जाता है, जैसे कि आपको एक क्या देगा, एक जागीर देगा। जागीर मतलब विच समवत, जागीर देगा मीन्स एक ज़मीन का टुकड़ा देगा। उस ज़मीन से आपको क्या उगाना है, उस ज़मीन से आपको इतने टाइम में इतना प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट किसको देना है, मुगल्स को, ठीक है। तो इस तरह का असाइनमेंट के लिए, इस तरह का काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो कुछ मनसबदार होते हैं उसे सैलरी दिया जाता है, ठीक है। और उसे जागीर भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बट अनलाइक मुक्तिस क्या है, दोस्त पीपल जिसको जो काम दिए जो जगह में वो उधर ही बैठते हैं। लेकिन हमारा जो जागीर था ना, जो बाकी जो मनसबदार था, उन लोग क्या था, अपने जागीर पे नहीं बैठते, वो लोग को जहाँ काम दिए वहाँ नहीं बैठ के वो लोग अलग जगह रहते थे। तो ये सिचुएशन भी हम लोग को देखने को मिला कहाँ पे, मुग़ल एम्पायर में, ठीक है। पता है ये मनसबदार क्या करते हैं, इन लोग क्या करते हैं, अपने जो सर्वेंट को अपॉइंट कर देते हैं, सर्वेंट को कि तुम लोग ऐसा करो, ये जो एक ज़मीन है, इस ज़मीन से तुम लोग पैसा लेके और मुझे दे देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ चलता था, और बदले में हमारे जो मनसबदार थे वो सर्वेंट को कुछ रुपए दे देते थे, ठीक है। तो ऐसा भी सिस्टम चलता था मुग़ल एम्पायर में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, उससे बहुत ही करप्शन पैदा हो गया था। लेकिन हमारे जो अकबर के समय ना, अकबर के शासन के समय में इन जागीरों को बहुत ही केयरफुली एसेस किया जाता था, केयरफुली नज़र रखा जाता था इन जागीरों पे। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे रेवेन्यू पैसे नहीं आ रहे थे,
जितने हम लोग मनसब को दे रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, मनसब को अपॉइंट करते हैं। तो मनसब को हम लोग एक लैंड दे रहे थे, उसके बदले मनसब को हमें कुछ देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, मनसब हमें कुछ नहीं दे रहा था। ठीक है, उसके लिए हमारे अकबर ने क्या क्या किया कि अभी तो इसको केयरफुल एसेस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत करप्शन हो रहा है ना। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ में अकबर का समय ठीक थे, ये रेवेन्यू जितना वो लोग खर्चा कर रहे थे मनसब पे उतना ही वो लोग का आ रहा था। लेकिन हमारे जो औरंगजेब का समय कुछ और ही प्रॉब्लम था। औरंगजेब का समय क्या हो रहा था, मनसब जितना दे रहे थे उतना हमें पैसे नहीं आ रहे थे, लेस मनी आ रहे थे ना। क्यों? क्योंकि हमारे जो अकबर थे वो केयरफुली एसेस नहीं किए थे जिस प्रकार हमारा अकबर किए थे, तो कारण वही था। ठीक है, और ऐसा भी समय आ गया था कि बहुत सारा मनसबदार हो गए थे और जागीर बहुत कम थे। जैसे कि हम लोग ऐसा करते हैं ना, एक मनसब है तो उसे एक जागीर दिया जाता है ना, एक मनसब है उसे एक जागीर था। लेकिन अभी क्या होता है, बहुत सारा मनसब आ गया था और जागीर बहुत ही कम था, तो किस किस को देंगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट इसीलिए क्या हुआ, इसलिए जागीर ने क्या किया, अभी तो मनसब इतने ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे ना, वो लोग जो बहुत सारे रेवेन्यू एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे थे, तो उस अगर वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे पुअर पीपल से, तो पुअर तो गुस्सा होंगे, तो उसी में क्या होगा, वो लोग का रेबेल झगड़ा होगा। तो ये सिचुएशन चल रहा था पूरे मुग़ल में। ठीक है, तो हमारे औरंगजेब तो क्या था ही, उसको बहुत तकलीफ़ हो रहा था ये चीज़ को कंट्रोल करने में। ठीक है, औरंगजेब इस कंट्रोल को, इस डेवलपमेंट को सॉल्यूशन नहीं ला पा रहा था। इसीलिए क्या हुआ, बहुत सारा जो पीजेंट है, पीजेंट लोग बहुत सफ़र किए थे औरंगज़ेब का समय में। ठीक है, नाउ विल सी अबाउट ज़ब्त एंड ज़मींदार। ज़ब्त क्या है और ज़मींदार क्या है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था मुग़ल एम्पायर में, तो अब क्या हो रहा था, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से पैसे आते थे मुगल्स के, वो कहाँ से थे, वो जो पीजेंट्री है, पीजेंट्री से जो टैक्स लेते थे, जितने वो लोग प्रोड्यूस करते थे, वो था मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब यहाँ पे क्या है, जो ये पीजन मीन्स, पीजन कौन है, हमारे जो फार्मर है, फार्मर को क्या करते हैं, एक ज़मीन दे देते, ज़मीन में बोलते हैं कि आप यहाँ काम करो, तो बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा हमें। तो वो जो टैक्स है, वही टैक्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ का, मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, और काफ़ी सारे जगह में हमारे जो पीजेंट है, जो फार्मर्स है, वो लोग किसको टैक्स पे कर रहे थे, एलिट्स मतलब जो धनी वाले ना, जो रिच वाले को दे रहे थे, हेडमैन को पे कर रहे थे, लोकल चीफ्टन को पे कर रहे थे। और ये लोकल चीफ्टन और हेडमैन और एलाइट्स, रूरल एलाइट, उन लोग पैसे कहाँ भेजते थे, मुग़ल दरबार पे ना। और ये जो मिडिलमैन थे, एलाइट थे, हेडमैन थे और ये चीफ्टन थे ना, उन लोगों को मुगल्स ने एक टर्म दिया। उस टर्म का नाम क्या है, ज़मींदार। ज़मींदार मतलब आप ये ज़मीन का मालिक होगा, तो आपके अंदर आप लेबर रखिए, उन लेबर से आप पैसे कलेक्ट करके हमें दीजिए, हमें किसको, मुग़ल गवर्नमेंट को दीजिए। तो इसीलिए तो ज़मींदार एक नाम आया। ठीक है, ज़मींदार वो लोग हैं जो मुग़ल गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, वो लोग को एक जगह दिया करते थे, उन जगह पे वो लोग को क्या करना पड़ता है, लेबर को काम करवाना पड़ता है, बदले में लेबर से उन लोग को टैक्स और काम लेता है, और उन टैक्स को वो लोग आधा जमा करते हैं किसको, मुग़ल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उन लोग को द इंटरमीडियरीज मतलब ये जो इंटरमीडियरीज मतलब जो पीजेंट और जो गवर्नमेंट, मुग़ल गवर्नमेंट के बीच जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ज़मींदार। ठीक है, पीजेंट से जो इनकम लेते थे, टैक्स लेते थे, वही तो मेन इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है मुग़ल एम्पायर का। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए उन लोग ने ज़मींदार अपॉइंट किया। तो अभी जो अकबर के ना, ये जो हमारे अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जो पैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं उसको, वो थे हमारे तोदरमल। ओके, ये तोदरमल ने हमारे अकबर के शासन में बहुत ही हेल्प किया, फाइनेंस मीन्स पैसे वैसे को
कहाँ से पैसे ज़्यादा आएंगे, कहाँ से पैसे कम आएंगे, कहाँ से प्रॉफिट होगा, कहाँ से लॉस होगा, उन सब चीज़ों को हमारे जो तोदरमल ने अकबर को बताया। ठीक है, तोदरमल ने बहुत सारे आइडिया दिए अकबर को। तो अकबर ने जो तोदरमल ने बहुत सारे जगह घूमे, घूम के उनने देखा कि डिफरेंट क्रॉप्स को देखा, बहुत सारे क्रॉप्स, कौन सा क्रॉप से कौन सा जो अनाज है उससे उससे कितने पैसे आएंगे, कौन सा अनाज से ज़्यादा पैसे आएंगे, उन सब डाटा को कलेक्ट करके उसने जितने भी क्रॉप्स क्रॉप्स न थे उन लोगों का दाम को मीन्स प्राइस को फिक्स कर दिया। किसके लिए? अकबर के लिए ना। ठीक है, हमारे तोदरमल ने ये सब किया। और ये सब क्यों किया? ताकि वो लोग का जो इनकम है वो अच्छी तरीके से आए। ठीक है, सो तोदरमल ने जितने भी प्रोविंस थे मीन्स स्टेट थे उन्हें डिवाइड कर दिया अपने अपने हिसाब से ना। जिस जगह में ज़्यादा वो क्रॉप्स मिलेंगे उस जगह ज़्यादा रेवेन्यू लेंगे, और जिस जगह में क्रॉप्स थोड़ी कम है तो वहाँ से थोड़ी कम रेवेन्यू लेंगे। तो इस तरह का सिस्टम हमारा तोदरमल ने अकबर के लिए कर दिया था। ठीक है, तो इस सिस्टम को वो लोग बोले कि जब्त। ओके, ये रेवेन्यू सिस्टम को उसने कहा कि जब्त सिस्टम को हमारा तोदरमल ने बना दिए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जब्त में क्या होगा, जितने भी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ जहाँ मुग़ल्स अपने सर्वे कर सकते हैं वो लैंड उसी जगहों पे ये जब्त प्रिवेलेंट होगा। मीन्स उसी जगह पे ये जब्त इस्तेमाल होगा। मीन्स जब्त एक सिस्टम है जहाँ क्या करते हैं, वहाँ वो लोग वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और हर जगह से वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, उन जगहों से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ में जो मुग़ल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसी जगह पे। ठीक है, और ये चीज़ हमारा गुजरात और बंगाल में पॉसिबिलिटीज़ नहीं था। गुजरात और बंगाल में नहीं कर पाए थे, नहीं यूज़ कर पाए थे ये जब्त को। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वे नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा भी जगह था जहाँ में हमारा जो ज़मींदार था, ज़मींदार कौन थे? ज़मींदार वो इंसान थे जिसे हमारे मुग़ल गवर्नमेंट अपॉइंट किए थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पीजेंट ना, फार्मर्स लोग से। तो कुछ कुछ जगह ऐसे भी थे जहाँ ज़मींदार क्या था, अपना पावर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे थे, और जहाँ में हमारे ज़मींदार बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह में ऐसा भी था कि प्रॉब्लमिस्टिक था, ज़मींदार का बात कोई नहीं सुन रहा था। ज़मींदार और पीजन मिल के क्या कर रहे थे, किंग मीन्स मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे थे। क्यों? कभी कभी ऐसा होता था कि रेवेन्यू मीन्स टैक्स पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते थे पीजेंट और ज़मींदार को, सो वो लोग दे नहीं पाते थे, तो इसीलिए उन लोग कभी कभी रेबेल भी अगेंस्ट करते थे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा नया टॉपिक होगा। तो ये टॉपिक का नाम क्या है? नूरजहांस इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट। ठीक है, नूरजहां क्या है? वो जहांगीर के वाइफ है। ठीक है, तो पहले तो नूरजहां का जो नाम थे उसका नाम क्या था? ओरिजिनल नेम मेहरुनिशा। ठीक है, लेकिन जब उसने जहांगीर के साथ शादी करने के बाद उसे एक टाइटल दिया गया। किसने टाइटल दिया? जहांगीर ने टाइटल दिया, और वो टाइटल क्या है हमारा? नूरजहां मीन्स सबसे सुंदर। ठीक है, दुनिया में सबसे सुंदर। ठीक है, तो नूरजहां क्या था? वो बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही क्या कहते लॉयल थे टूवर्ड्स जहांगीर और जहांगीर का रॉयल में, जहांगीर के मोनार्क में। नूरजहां बहुत ही लॉयल था, तो इसीलिए जहांगीर ने उसके ऑनर पे एक सिल्वर कॉइन बनाया। ठीक है, उसने सिल्वर कॉइन बनाए थे नूरजहां के ऑनर में, और उस सिल्वर कॉइन में एक तरफ अपना खुद का नाम था, और एक तरफ नूरजहां का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, देखो, स्ट्रक इन द नेम क्वीन बेगम का नाम लिखा था, और खुद एक साइड पे अपने नाम लिखा था। तो ये ठीक है, एक साइड पे खुद का नाम, एक साइड पे अपने बीवी का नाम। ठीक है,
तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो नूर जहाँ है, नूर जहाँ जहाँ का जो पावर था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो किस क्या से पता चलता है? उसके दो सील, हमें दो सील मिले हैं, ठीक है। सबसे पहला तो एक स्क्वायर शील और एक था राउंड सील, ठीक है। स्क्वायर शील में लिखे हुए थे कि यहाँ पे ना कि कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेट मैजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम ना, ये लिखे हुए थे एक स्क्वायर शील पे। और एक राउंड शील पे क्या लिखे हुए थे कि बाय द सन जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, में नूरजहां पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज ना, ये सब तारीफ वगैरह लिखा हुआ था उसके उसके दो सील पे ना। वो उन दोनों सील से हमें ये पता चलता है कि नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था उस समय जहांगीर के शासन में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे अकबरनामा, ओके। ये अकबरनामा एंड आईने अकबरी, अकबरनामा एंड आईने अकबरी एक किताब है जिसे हमारे अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड जो कि था अबुल फजल को कहा कि मेरा जो रेन है, मेरा जो रूल है, शासन है, उसे उस पर एक हिस्ट्री लिखे ना। तो अबुल फजल जो लिखना शुरू किया, सो ही रोट हु अबुल फजल रोट 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अकबर का रेन एंड दैट इज़ नोन एज अकबरनामा। तो अकबरनामा क्या है? एक जो हिस्ट्री किताब है जिसको हमारा अबुल फजल ने लिखा था, और उस किताब का 3 वॉल्यूम था, ठीक है, 3 वॉल्यूम था, ठीक है। तो पहला जो वॉल्यूम था उसमें अकबर का जो एंसेस्टर था उसके बारे में लिखे हुए थे। और जो सेकंड वॉल्यूम था उसमें क्या लिखे हुए थे? उसमें लिखे थे कि इवेंट्स ऑफ द अकबर सेन, अकबर का रूल में क्या क्या इवेंट्स हुए थे उसके बारे में लिखे थे। और थर्ड वॉल्यूम का नाम क्या थे? आईने अकबरी था थर्ड वॉल्यूम का नाम, ठीक है। तो आईने अकबरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस आईने अकबरी में लिखा हुआ था कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर के समय के हाउस होल्ड के बारे में, अकबर के समय का आर्मी के बारे में ना, और अकबर रेवेन्यू कहाँ से लेते थे, अकबर के शासन में जो ज्योग्राफी एम्पायर थे कहाँ तक फैला हुआ था, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था ये आईने अकबरी में। इसीलिए आईने अकबरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो कि अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। और ये जो हमारा आईने अकबरी है वो सिर्फ अकबर के बारे में ही नहीं, अकबर के शासक के बारे में नहीं, हमारे जो ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, हमारे इंडिया में किस तरह के लोग रहते हैं, इन सबों के बारे में भी हमें पता चलता है। इसीलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी, ठीक है। नाउ विल सी अबाउट अ क्लोजर लुक of Akbar's policy. So as we know, Akbar is the most and the real founder of ना हमारा मुग़ल एम्पायर। सो अकबर के बारे में पढ़े, अकबर ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ लेके आए थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और ये सब पॉलिसीज़ क्या में हेल्प करते हैं? ये सब पॉलिसीज़ एक एम्पायर को ठीक तरह से रूल करने में मदद करते हैं, ठीक है। अकबर के जो रूल थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल थे, पॉलिसीज़ थे, वो सब कहाँ लिखे हुए थे? अकबरनामा के आईने अकबरी में। और अकबरनामा किसने लिखे थे? अबुल फजल ने लिखे थे, ठीक है। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया कि उसका एम्पायर जो अकबर के जो एम्पायर थे वो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे, जिसका नाम रखा गया था सुबास। और हर एक सुबास में उन लोग एक गवर्न करने के लिए एक हेड रख देते थे। उस हेड का नाम क्या था? सूबेदार ना, हु कैरिड बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। देखो अबुल फजल ने क्या बताया कि हमारे जो अकबर के जो एम्पायर थे वहाँ में डिफरेंट प्रोविंस मतलब डिफरेंट जगह स्टेट
को अलग अलग डिवाइड करके रख दिया था। उन प्रोविंस का नाम क्या है? सुभाष। और जितने भी सुभाष थे, हर एक सुभाष में अपना एक हेडमैन होगा। वो हेडमैन का नाम क्या होगा? सूबेदार। ठीक है, जो कि उन प्रोविंस का, उन स्टेट का पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन को का देखरेख करेंगे। ठीक है, इस तरीके का डिवीज़न था हमारे अकबर के पॉलिसी में, अकबर के एम्पायर में। ठीक है, और हमारे अबुल फजल ने ये भी बताया कि हर एक प्रोविंस, हर एक स्टेट में जो कि डिवाइडेड था, उसमें कंपलसरी है कि एक फाइनेंस ऑफिसर होना है। फाइनेंस ऑफिसर का नाम क्या पड़ेगा? दीवान ना। और उसके बाद तो अब अकेला दीवान भी तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो फंक्शन को और स्मूथ बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, ये सूबेदार को मदद करने के लिए उन लोगों ने और बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए थे। जैसे कि एक प्रोविंस में क्या होगा? मिलिट्री पे मास्टर, जो कि बख्शी कहलाएंगे। और एक था रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज को देखेंगे, उसे सादर कहेंगे। और एक थे मिलिट्री कमांडर को, हेड ऑफ द मिलिट्री कमांडर को फौजदार कहेंगे। और टाउन में जो पुलिस कमांडर रहते हैं उसे कोटवाल कहेंगे। देखो, तो ये सारा फंक्शन, ये सारा जो ऑफिसर थे, हर एक ऑफिसर हर एक प्रोविंस में रख दिया जाएगा। और उससे क्या मदद मिलेगा मुगल्स को? उससे ये मदद मिलेगी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली फंक्शन करेगा। ठीक है, और इफ़ेक्टिवली वो लोग रूल कर पाएंगे। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ जो अकबर ने अपने शासन में करे थे। और ये सब पॉलिसीज़ हमें कहाँ से पता चलते हैं? ये सब पॉलिसीज़ हमें हमें अकबरनामा किताब से पता चलते हैं, और उसका 3rd वॉल्यूम था आईने अकबरी। ठीक है, तो इस तरह से अकबर के जो नॉवेल्स थे उन लोगों ने बहुत अच्छे से कमांड किया था ना, और रेवेन्यू भी बहुत अच्छे से आ रहे थे। लेकिन जैसा जैसा टाइम बीतता गया, 17वीं सेंचुरी आते आते क्या हुआ? बहुत सारे नॉवेल्स थे जिसको अकबर ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दे के रखे थे। उन लोग क्या हुआ? उन लोग लॉयल नहीं रह पाए। क्यों? उन लोग सेल्फिश होना स्टार्ट हो गया कि अभी हम इंडिपेंडेंट नेटवर्क खुद खोलेंगे और हम अपना खुद से आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ? ये अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाए थे, और 17वीं सेंचुरी आते आते क्या हो गया था? ये सब ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो वो लोग क्या था, उन जितने भी अपॉइंट किए थे हमारे अकबर ने उन लोगों के अंदर क्या आ गया था? सेल्फ इंटरेस्ट आ गया था, सेल्फिश मोटिव आ गया था। वो लोग लॉयल नहीं रहे एम्पायर के प्रति। ठीक है, तो अकबर ने और भी काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए ना, जैसे कि हमारा कुछ और पढ़ेंगे यहाँ। तो अकबर के साथ जो रिलीजियस टॉलरेंस वो भी थे। मतलब अकबर क्या करते थे? वो एक जगह, कौन सा जगह? इबादत खाना ना। ये इबादत खाना में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग थे उन लोगों को इनवाइट किए थे। जैसे कि ऊपर पढ़ सकते कैथलिक, जोरेस्ट्रियन, उलामा, उन लोगों को अकबर ने बुलाया इबादत खाना में। और बुलाने के बाद उसने क्या किया कि उन लोगों का जो रिलीजन है, कस्टम है, उसे जाने समझे, और उसके बाद उसने एक सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो इन सब रिलीजियस लोगों को बात करके उसे अकबर को ऐसा लगा कि हमारे जो रिलीजन है उसे हम लोग बिना बिना क्वेश्चन किए हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अकबर का ये मानना आ गया था कि उसने कहा कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है उसे सबको क्या होना चाहिए? सबको एक दूसरे के रिलीजन को इज्जत देना चाहिए। सबको टॉलरेंस होना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए एक दूसरे के रिलीजन को लेके। ठीक है, कोई किसी के ऊपर रिलीजन को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, अकबर का ये मानना था आफ्टर डिस्कशन। ओके, अकबर ने कहा कि हम एक दूसरे का रिलीजन को अगर इज्जत नहीं देगा तब तो हम लोग के अंदर डिवीज़न होगा, डिफरेंस पैदा होगा, डिसहार्मोनी होगा ना, ये सब कह रहे थे। ठीक है,
इसीलिए अकबर ने एक आइडिया निकाला, उस आइडिया का नाम क्या था? सुलह-कुल। सुलह-कुल मतलब यूनिवर्सल पीस। ठीक है। ये जो सुलह-कुल नया जो आइडिया था हमारा, किसका? अकबर का। इसे अबुल फजल ने उसे साथ दिया। अबुल फजल कौन थे? उसके पोइट थे। ठीक है। उसने उसे साथ दिया और विद द हेल्प ऑफ दिस आइडिया क्या हो रहा था अभी? अभी इस आइडिया के कारण जो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हुआ, किसी को ये है वो है नहीं कहा जाएगा। पीपल विल बी ना, सबको सेम इक्वली ट्रीट किया जाएगा और जिसको जो मानना है वो मान सकते हैं। ठीक है। अलग अलग जो रिलीजन है उसके बीच में दरार पैदा नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस सुलह कुल ना। ये हमारा अकबर का मानना था और इसे अबुल फजल ने भी उसे हेल्प किया, मदद किया। ठीक है। तो उसने कहा कि हम लोग एथिक्स पे ज़्यादा फॉलो नहीं करके उल्टा ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, ये सब को हम लोग क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। और ये सब ही क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना। यूनिवर्सली मीन्स पर दुनिया में माना जाता है। इसलिए अगर हम लोग ये सब को फॉलो करेंगे एक रिलीजन में तो अपने आप ही क्या होगा? हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अलग अलग तरह का भावना भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। एज आई सेड ऑलरेडी, अबुल फजल हेल्प्ड अकबर फ्रेमिंग दिस गवर्नेंस। ठीक है। जो था हमारा सुलेकुल, एग्ज़ाम पे आया करता है। ठीक है। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर ने भी इसे अपनाया और शाहजहां ने भी इसे अपनाया। किसको? ये सुलेह कुल को। ठीक है। तो नाउ विल सी अबाउट द मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी। ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मुग़ल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी है वो क्या था। उसके कारण इकोनॉमी में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी हो रहा था। मीन्स इकोनॉमिक पैसे वैसे बहुत अच्छे से आ रहे थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छे होने के कारण, मिलिट्री एफिशिएंसी होने के कारण। ठीक है। इसके समय हमारे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स भी आए थे, मीन्स बाहर से जो विज़िट करने आए थे हमारे इंडिया में। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे जो स्टेट है, हमारा जो जगह है वो क्या है? फेवल ऑफ वेल्थ है, बहुत सारे यहाँ में क्या है? पैसे बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विजिटर्स थे जिसने बताया कि हमारे यहाँ पॉवर्टी भी है ना। ठीक है। और पॉवर्टी मीन्स गरीबी भी है। ठीक है। और इन इक्वालिटीज़ भी बहुत था ना। मीन्स इन इक्वालिटीज़ मतलब सबको एक एक समान ट्रीट नहीं किया जाता था। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा इन इक्वालिटीज़ हम लोग को देखने को मिला था ना। जो कि एक डॉक्यूमेंट्स था हमारा शाहजहाँ का, उसमें भी हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है। बाकी का जो कंडीशन था बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे जो पीजन्स के कंडीशन था वो बहुत ही बुरा था। ठीक है। जो पीजन और आर्टिसंस थे उन लोगों का कंडीशन बहुत ख़राब था। ठीक है। यहाँ पे देखो। रेवेन्यू कलेक्ट कौन करते थे? मुग़ल एम्पायर्स को देते थे हमारे मनसबदार्स। ठीक है। तो मनसबदार्स और मुग़ल्स के एम्पायर के कंडीशन तो ठीक थे, हालात ठीक थे, लेकिन हमारे आर्टिशंस और पीजन के हालात बहुत ख़राब थे। तो उसे गुड्स उगाने पड़ते थे और उसे अपने जितने प्रोड्यूस करते थे उसे देने पड़ते थे। ठीक है। तो ये कंडीशन चल रहा था हमारा मुग़ल एम्पायर में भी। जो पुअरेस्ट थे, बहुत ही गरीब थे, उन लोगों का क्या कंडीशन था? उन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और एडिशनल रिसोर्सेज तो कहाँ से लाएगा? एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कहाँ से लाएगा वो लोग? ठीक है। टूल्स भी नहीं था और सप्लाई भी बहुत कम पड़ रहा था। ऐसे हो के बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है। लेकिन भी कुछ 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 ऐसा वेल्दियर पीजेंट्री था। और ये जो वेल्थ है, रिसोर्सेस है बहुत सारे, जो कि एलाइट मुग़ल एलाइट को मिल रहे थे, उससे क्या हुआ? उससे ये मुग़ल एलाइट्स लोग हैं कि इतने पावरफुल, एक्सट्रीम पावरफुल बन गए थे वो लोग। ठीक है। कब? लेट 17th सेंचुरी के अंदर अंदर। और जैसे ही वो लोग पावर पे आएंगे तो अथॉरिटी पे अपने बहुत पावर आएंगे, उसके अंदर खुद के अथॉरिटी हो जाएंगे। तब तो वो लोग जो मुगल्स की अथॉरिटी है उन लोगों को चैलेंज कर पाएंगे ना। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे वही तो देख रहे हैं कि हमारे जो मुग़ल एलाइट्स हैं, जो धनी वर्ग के इंसान थे, वो लोग इतने धनी बनते जा रहे थे। तो फाइनली वो लोग क्या किए? मुग़ल एम्पायर के अथॉरिटी को क्वेश्चन एराइज करना शुरू कर दिया और मुग़ल के अथॉरिटी को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो वही बात था।
और वो लोग इतने पावरफुल, कौन लोग? मुग़ल एलीट ना, जो मुग़ल में जो धनी लोग थे, बिजनेसमैन वगैरह, तो वो लोग इतने पावरफुल बन गए थे कि फाइनली दे फॉर्म अ न्यू डायनेस्टीज ना, नया नया डायनेस्टीज खोल दिए थे, स्पेशली कहाँ कहाँ? हैदराबाद और अवध में। ठीक है, तो देखो, तो वो लोग अपना नया डायनेस्टीज तो खोल लिए थे, लेकिन क्या हुआ था? लेकिन जो मुग़ल एम्पायर जो दिल्ली में थे, वही मास्टर सबके थे। जो दिल्ली में जो मेन मुग़ल एम्पायर जो बैठे हुए थे, वही सबका मास्टर था। लेकिन भी कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो नया वर्ग, जो रिच पीपल लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? नया नया डायनेस्टी फॉर्म करके एक्स्ट्रा पावरफुल बन रहे थे, और मुग़ल का जो शासन को खतरे में मुग़ल के जो शासन को खतरे में ला रहे थे। ठीक है, और 18 सेंचुरी आते आते क्या हुआ? जितने भी एम्पायर थे, इंडिपेंडेंट प्रोविंस थे, उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल घोषित कर दिया। ठीक है, इस रीज़न की वजह से क्या हुआ? हमारा जो मुग़ल एम्पायर है वो ख़त्म हो गया, और हमारे जो ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, तो वो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।